अंगदान। तो हम देखते हैं किस तरह से भारत में जब अंगदान की बात आती है तो बहुत कम संख्या में हमें देखने के लिए मिलता है। जब हम देखते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 2 लाख व्यक्तियों को कॉर्निया दान करने की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल 50,000 कॉर्निया ही उपलब्ध हो पाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं मानव शरीर में कॉर्निया और लीवर एक ऐसा अंग है जो कि खुद को पूर्ण करने की क्षमता रखता है, जिसका कुछ हिस्सा ही दान किया जाता है, जिसके बाद वह पूर्ण रूप से अपने शेप में आ जाता है। उसके पश्चात भी जागरूकता ना होने के कारण या कुछ सुविधाओं की उपलब्धता ना होने के कारण इस प्रकार की समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। क्योंकि जब हम भारत की तुलना स्पेन जैसे देश से करते हैं तो हम देखने के लिए मिलता है कि इतनी छोटी कंट्री होने के बाद भी वहां पर अंगदान करने वालों की संख्या अत्यधिक है। भारत में केवल 40,000 मरीज ही प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन्हें अंगदान के लिए जो अंग मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। जब हम देखते हैं कि किस तरह से लीवर, किडनी और अन्य सभी अंगदान होने के लिए, ब्रेन डेड जैसी समस्या या त्वचा दान के लिए इन सभी की जरूरत होती है, लेकिन जागरूकता ना होने के कारण या फिर अस्पतालों में कई बार देखा जाता है कि वहाँ के नियम इस प्रकार है या वहाँ जो अवेलेबल स्टाफ है उनकी कमी के कारण यह पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पाता, क्योंकि जो चिकित्सा है उनके माध्यम से ही यह किया जा सकता है, किंतु पैरामेडिकल कर्मचारियों के उपलब्ध होने के बावजूद भी उस स्थिति को पूर्ण नहीं किया जा सकता। नियमों की जटिलता के कारण यह एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। जब इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अंगदान करने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 10 लाख पर 41,000 है। वहीं जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में यह संख्या 0.04 पर ठहर गई। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के कई मानक भिन्न होते हैं, किंतु यदि हम गहराई से देखते हैं तो हम पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनमें सत्यता भी है, जिसके कारण इतनी बड़ी समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। किस तरह से तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ही कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमें अंग दान होता हुआ देखने के लिए मिलता है। वहीं गोवा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड जैसे, सिक्किम जैसे राज्यों में हमें जीवन रक्षक अंगों का दान शून्य की संख्या में देखने के लिए मिलता है। इनके लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, जिस तरह से कि एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है। अंगदान अंग को सुरक्षित रखने के लिए हवाई एम्बुलेंस या हरित गलियारे बनाए जा सकते हैं, ताकि बहुत ही कम समय के अंदर उनको जरूरत व्यक्ति के पास तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि हम देखते हैं किस तरह से कुछ अंगों को सुरक्षित और सीमित रखने के लिए कुछ ही समय उपलब्ध होता है। अंगदान अधिनियम 1954 के तहत सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में संभव है जहां प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध हो या फिर उनमें आईसीयू हो। तो इस जटिल कानून को थोड़ा और सुलझाया जा सकता है। एम्स को अन्य कॉलेजेस के साथ जोड़ा जा सकता है कि कॉलेजों के माध्यम से अंगदान किया जाए और उनको प्रत्यारोपण की क्रिया एम्स जैसे अस्पतालों में पूर्ण की जाए, ताकि अंगदान को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटो भी इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। वहीं जब हम देखते हैं किस तरह से इस तरह से हम जीवन रक्षा प्रणाली को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि अंग प्रत्यारोपण की जो खर्चा है वह बहुत अधिक है, उसको किस तरह से कम किया जाए ताकि व्यक्तियों की पहुंच उस तक पहुंच सके। इसके लिए सहकारी और प्राइवेट सभी को मिलकर कार्य करना होगा। तो हम कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इनको बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके अलावा राज्य अ, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम आरंभ किए जा सकते हैं। एक अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है और प्रशिक्षण विभाग का निर्माण किया जा सकता है, ताकि अंग दान की सूचना को प्राप्त होते ही प्राथमिकता के जो कार्य हैं उनको पूर्ण किया जा सके। क्योंकि जब हम देखते हैं कि मृत्यु की स्थिति में, ब्रेन डेड की स्थिति में अंगदान के लिए 4 घंटे की अवधि होती है हृदय फेफड़े के लिए, और 8 घंटे की अवधि होती है लीवर के लिए, 12 घंटे अग्नाशय के लिए और 24 घंटे किडनी प्रत्यारोपण के लिए। तो किस तरह से यह समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इन सभी घटकों पर कार्य करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऐतिहासिक अवशेषों की पृष्ठभूमि और खगोलीय घटनाओं का
रोमांच। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से दक्षिण पूर्वी तुर्की में माउंट मेनरूटा में प्राचीन मूर्ति के निर्माण के अवशेष के पास एक प्रीशीड उल्कापिंड गिरा है। जब हम उल्कापिंड की बात करते हैं तो यह शिफ्ट टटल धूमकेतु द्वारा छोड़ा गया मलबा होता है, क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा करता है अंडाकार पथ में, यानी कि इलिप्टिकल शेप में। यह सूर्य की परिक्रमा परिक्रमा करता है, जिसके लिए इसे 123 वर्ष का समय लगता है। जब पृथ्वी, हमें पता है कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, जो कि 365 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करती है। जब पृथ्वी के रास्ते में इस उल्कापिंड के मलबा आता है, तो यह उसका गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण उल्कापात होता हुआ हमें पृथ्वी पर देखने के लिए मिलता है। जब हम चित्र में देखते हैं तो हम पता चलता है कि 7,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर यह हुआ है, और इस स्थल पर राजा एटाओकस के द्वारा स्मारक बनाया गया था। नेक्स्ट, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद रख सकते हैं कि अमेरिकन रॉबिन, यह एक उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली स्थलीय पक्षी की प्रजाति है। इसे यूरोपियन रॉबिट ऑल वर्ल्ड फ्रैंकेज परिवार के साथ संबंधित किया जाता है, किंतु इनका उनके साथ कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है जोखिम भरे राजमार्ग। किस तरह से हम हर रोज देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसे होते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए? क्या सिर्फ ब्लैक स्पॉट बनाना ही दुर्घटना रोकने के लिए काफी है? ब्लैक स्पॉट की बात करते हैं तो ऐसे चिन्ह या ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाता है जहां पर अत्यधिक दुर्घटनाएं होती है। क्या उनके लिए कोई और कार्य कदम उठाने की आवश्यकता नहीं तो है? किस तरह से उनको रोका जा सकता है? ब्लैक स्पॉट को जाना जा सकता है, किस कारण है ब्लैक स्पॉट है, क्या है कोई इंजीनियरिंग खराबी है, डिजाइन खराबी है, उसको जाना जा सकता है। उसके अलावा उनके ऊपर नजर रखी जा सकती है कि किस तरह से वहां पर उनको रोका जाए। वहाँ कैमरेज लगाए जा सकते हैं, स्पीड से संबंधित जो चेतावनी होनी चाहिए उनको बढ़ाया जा सकता है। वहां पर अ, किस तरह से राजमार्ग को के ऊपर और अधिक निगरानी रखी जा सकती है, तथा वहां पूर्ण किए जाने वाले जो भी नियम है उनके लिए सख्त कानून बनाए जा सकते हैं, ताकि नियमों का पालन हो। व्यक्ति जब हम देखते हैं काफी बार वाहन उल्टी दिशा में आते हुए देखने के लिए मिलते हैं, वो ना हो। उसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि राजमार्गों पर नियमों का पूर्ण प्रयोग हो। इनके माध्यम से ही हम इन ब्लैक स्पॉट्स को रोक सकते हैं। क्या और इन कारणों को जान सकते हैं कि किस तरह से हम देखते हैं कि देश में राजमार्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि 9,000 से भी अधिक हो चुकी है। तो किस तरह से उनको सुरक्षित रखा जाए और इन ब्लैक स्पॉट को रोका जाए, ताकि जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके। 4G की आवाज को समझना होगा, यूएन तत्काल करे सुधार। तो हम देखते हैं 4G कंट्रियों की बात करते हैं तो उसमें जापान, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश आते हैं, जो कि विकसित और विकासशील देशों में सम्मिलित होते हैं। जब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका कार्य था कि देश वह विश्व में शांति विकसित करेगा, ताकि तीसरे विश्व युद्ध या फिर अन्य समस्या उत्पन्न न हो। किंतु हम देखते हैं कि किस तरह से यूरोपियन संघ में अमेरिकन और यूरोपियन हित का वर्चस्व होने के कारण विश्व में होने वाली अन्य सभी घटनाओं को एक रूप से नकार दिया जाता है, या फिर उन्हें रोकने के लिए वह पूर्णतः विफल रहता है। इसके उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं कि दक्षिण कोरिया का संघर्ष, ईरान व इराक युद्ध, यूएस व वियतनाम युद्ध, कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत व चीन युद्ध, तिब्बत, मकाऊ, उज्बेकिस्तान के क्षेत्र में सिंजियांग आदि पर चीन के कब्जे, इसराइल के खिलाफ अरब पश्चिम मुस्लिम देशों की से संबंधित होने वाली समस्याएं, अफगानिस्तान को लेकर रूस व अमेरिका के बीच में होने वाली अघोषित लड़ाइयाँ, अल्जीरिया और अजरबैजान का संघर्ष, चेक व सोलाविया के बीच होने वाली विभाजन, वहीं खाड़ी देश और पश्चिमी देशों के बीच में तेल के कब्जे को लेकर होने वाली जंग, इन सभी समस्याओं के कारण हमें देखने के लिए मिलता है कि आतंकवाद, हथियारों की होड़ में बढ़ता हुआ संघर्ष के कारण किस तरह से घटनाएं बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में भी हम देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध इतने समय से चला आ रहा है, जिसे रोकने में संयुक्त राष्ट्र अक्षम है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं किस तरह से इसराइल और हमास के बीच में होने वाली समस्याओं को सुधारने में भी वह पूर्ण रूप से हमें विफल होता हुआ देखने के लिए मिलता है। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं कि पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व ना होने के कारण कुछ बायपोलर, या फिर कह सकते हैं कि कुछ देशों तक ही हितों का
सुरक्षा रखने के कारण, वीटो पावर के कारण किस तरह से हम देखते हैं कि जब भी किसी अन्य देश को स्थायी रूप से मेंबरशिप की बात आती है, तो हम देखते हैं विभिन्न देशों के द्वारा वीटो पावर प्रयोग की जाती है, जिसका प्रयोग हमें भारत के खिलाफ कई बार होता हुआ देखने के लिए मिला है, चाहे 1971 में देखा गया हो या फिर चीन के द्वारा भारत के प्रतिनिधित्व पर देखने के लिए गया हो। जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया का वर्ल्ड ऑर्डर के विषय में बहु ध्रुवीय यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के विषय में बात करता है। उसी को बढ़ाने के लिए हम देखते हैं किस तरह से जापान, भारत, ब्राजील, जर्मनी, दक्षिण अमेरिका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और अफ्रीका जैसे देशों का प्रतिनिधित्व मांगने के लिए और उनको विकासशील देशों को सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उनका हक दिलाने के लिए उनकी बातों को उठाया जाता है, ताकि जो 4G देश है उनकी तरफ भी उनके हितों के बारे में और उनका प्रतिनिधित्व भी वहां मौजूद हो और असंतुलन के कारण बढ़ने वाली समस्याओं और चुनौतियों को रोका जा सके, ताकि विश्व में शांति रह सके और बहुध्रुवीयता को प्रमोट किया जा सके, ताकि सभी की शांति, हार्मनी को बढ़ाया जा सके। तभी भू राजनीतिक जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनको रोका जा सकता है और वास्तविक स्तर पर मानव अधिकारों का रक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग। जो हम पिछले 5 सालों में देखते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या बढ़ी है। तो जब हम बात करते हैं 2019-20 में, तो यह संख्या 10,237 किलोमीटर थी, जो कि 2023-24 में 12,349 किलोमीटर हो गई। तो किस तरह से निरंतर सार राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि जिसके कारण हम देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक खर्च की बात करते हैं तो वह बहुत कम हुआ है, जिसमें भारतमाला और गति शक्ति जैसी योजनाओं का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। किस तरह से देश के अंतिम छोर को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोजगारों के अवसर बढ़ाना चुनौती। हाल ही में हमें देखने के लिए मिला था कि नए बजट के माध्यम से रोजगार बढ़ाने के लिए विभिन्न मुहिमें चलाई गई है, तो हम उन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। किस तरह से, जब हम पिछला डाटा देखते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि 2017-18 के बीच में बेरोजगारी दर जो थी वो 17.8% थी। वहीं 2022-23 में यह घटकर 10% रह गई है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ कर्मचारियों द्वारा और ईपीएफओ और अन्य पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा दी गई जानकारी है। लेकिन अगर हमें रोजगार सुनिश्चित करने हैं, तो हमें दो बातों की निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा। पहला यह है कि किस तरह से हर साल जो कार्यबल बढ़ रहा है, जिसे हम डेमोग्रेटिक डिविडेंड बोलते हैं, कि कार्य करने की क्षमता जिसके माध्यम से किसी भी देश की उन्नति और जीडीपी बढ़ावा देती है, कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या को लिए पर्याप्त नौकरियां और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि अवसर उपलब्ध कराए जाए, ताकि उनका प्रयोग किया जा सके। दूसरा, कि नौकरी पाने वालों के लिए कौशल यानी कि स्किल को किस तरह से बढ़ाया जाए, ताकि आधुनिक विश्व में उनके लिए नौकरियों से संबंधित समस्या उत्पन्न ना हो। तो कौशल विकास सृजन की बात करते हैं, तो भारत के द्वारा एमएसएमई पर फोकस किया जा रहा है। जब एमएसएमई की बात करते हैं, तो 62% नौकरियां एमएसएमई की हिस्सेदारी देखने के लिए मिलती है। वहीं रोजगार के माध्यम से यह आने वाले समूह में 77% हो सकती है। तो किस तरह से उनको प्रमोट किया जाए, तो हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा लाई गई स्कीम, जिसके माध्यम से वह मासिक भत्ता 5,000 रुपये मिलेगा और सरकार प्रतिवर्ष 54,000 के आकस्मिक खर्च के लिए के अतिरिक्त 6,000 रुपये का भुगतान करेगी, जिसमें CRF फंड के माध्यम से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष योगदान दिया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वह कंपनियों में काम कर सके। उसके बाद कंपनियों के साथ हिस्सेदारी की जाएगी कि वह उन्हें किस तरह की योजनाओं के माध्यम से सरकार से जुड़े उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को निश्चित स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने होंगे, जिन्हें के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और इसी के तहत एमएसएमई को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई आने वाले समय में हम देख सकते हैं किस तरह से 1 करोड़ युवाओं को 6.4 करोड़ एमएसएमई उद्योग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके माध्यम से यह जो बेरोजगारी या फिर जब हम देखते हैं स्किल ना होने का पुल है उसको भरा जा सके। इसके लिए स्कीम ABC के तहत अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। स्कीम ए के तहत उन्हें इंटर्नशिप के साथ जोड़ा जाएगा। इंटर्नशिप करने के बाद स्कीम बी के माध्यम से उन्हें विभिन्न विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ जोड़ा जाएगा, जहां पर उनके लिए सुनिश्चित
रोजगार निश्चित किए जाएंगे ताकि वह स्किल के साथ साथ अपने अनुभव को भी प्रदान कर सके। उसके बाद सी स्कीम सी को नियुक्त किया जाएगा, जिसके माध्यम से उनको ईपीएफओ के योगदान के माध्यम से उन्हें व्यवहारिक रोजगार क्षेत्र में जोड़ा जाएगा ताकि रोजगार में वृद्धि हो सके और युवाओं की जो के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था का चक्र है वह चलता रहे और उसके ऊपर अधिक दबाव ना पड़े। रोजगार सृजन और कौशल विकास की है अहम कड़ी है जिनके माध्यम से इन्हें जोड़ा गया है। सरकार उद्योग जगत में 1000 उद्योग प्रशिक्षण संस्थान और आईटीआई को सुनिश्चित करेगी ताकि इनको जोड़ा जा सके। यह तभी संभव है जब सभी राज्यों को इसके अंदर योगदान हो। तो इसके लिए अनिवार्य है कि रोजगार सृजन सहित एक व्यापक मॉडल के माध्यम से रोजगार का अधिकांशियों को रोजगार संतुलन दिया जा सके और सभी राज्यों के द्वारा अपनी अपनी दिशा में कार्य किया जा सके और सरकार सेंटर और स्टेट दोनों के माध्यम से ही इस स्कीम को पूरी तरह से लागू करना और नियोजित करना संभव है। तभी हम कह सकते हैं कि देश में निवेश के स्तर बढ़ेंगे, स्किल प्रमोट होगी और जो बेरोजगारी जैसी समस्या है उनको रोका जा सकता है और डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा प्रयोग किया जा सकता है। केंद्र सरकार के ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वापस लिया है, अब नया बनेगा कि सुझाव दिया गया है। जब हम ब्रॉडकास्ट बिल की बात करते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया था जिसके माध्यम से वह डिजिटाइजेशन और जो आधुनिक खबरें चल रही है उनके ऊपर मिनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग द्वारा यह प्रक्रिया लाई गई थी ताकि ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटिंग बिल को ड्राफ्ट किया जा सके। इस बिल के माध्यम से जितनी भी न्यूज प्रसारित होती है जो कि हम देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके ऊपर भी विजुअली ध्यान रखा जा सके और हेट स्पीच जैसी समस्याओं को रोका जा सके। इसके लिए प्रसारित होने वाली सभी चीजों के लिए एक नियमित ढांचा तैयार किया गया था ताकि उन सभी के ऊपर प्रावधान किए जा सके और उनके लिए जो दायरे हैं उनको बनाए जा सके। किंतु इससे कहा जा रहा है कि विनियमित और सेंसरशिप की बहुलता वाला यह कानून है जिससे कि अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसा जो इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर है या इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर है, अन्य मेंबर्स है, उनका कहना है। जब हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्रसारित होने वाले सभी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और सेंसर करने के लिए इस बिल को बनाया गया है। जब हम देखते हैं इस बिल में होने वाले क्या क्या चीजें मौजूद थी तो हम देखते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली ब्रॉडकास्ट न्यूज को तैयार किए जाने से संबंधित। इसके अलावा दूसरा हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग बॉडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। नई रेगुलेटिंग बॉडी बनाने का प्रावधान किया गया था जो इस बिल से जुड़े सभी प्रावधानों को इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलेशन के लिए जिम्मेवार होगा। तीसरा था कि सेल्फ रेगुलेशन के लिए टू टीयर सिस्टम क्रिएट के प्रावधान किए जाएंगे जिसमें नॉन कंप्लायंस होने पर सरकार का इंटरवेंशन भी शामिल होगा और वह किसी भी प्लेटफॉर्म को के कंटेंट को कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगा। इसके बाद अन्यथा कि डीजी पब न्यूज फाउंडेशन और एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने कहा था कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हितधारकों को के साथ बंद कमरे में इस पर चर्चा की गई जिसके माध्यम से इसके संबंधित जो भी यूजर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर के माध्यम से डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्ट को दर्शाया जाता है उनके लिए कंटेंट रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। हर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर डिजिटल पब्लिक परामर्श को कहा जाता है कि किस तरह से वह अपने विषयों को प्रकट करते हैं, लेकिन उनका यह मानना है कि ये सरकार द्वारा इनडायरेक्टली उनके ऊपर लगाई गई सेंसरशिप है। इसलिए इस बिल को लेकर विवाद हमें देखने के लिए मिलता है। लोकलाइजेशन और डेटा यूजर का एक्सेस सरकार के पास होने के प्रावधान बीच में जोड़े गए हैं जिसमें प्रावधान को निजता के अधिकार का उल्लंघन और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन बताया जा रहा है। जब हम बात करते हैं 2023 की तो प्रसारण सेवा विधेयक 2023 में लाया गया था जिसके तहत ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ऑपरेटर्स को सेवा प्रदान करने से पहले सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और सरकार को सूचना देना अनिवार्य होगा कि वह किस प्रकार का
सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। उसी के आगे बढ़ाते हुए सरकार द्वारा ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने के प्रावधान किए गए थे, जो सेल्फ रेगुलेशन के लिए टीयर 2 सिस्टम के क्रिएट करती है। उसी इन सभी विषयों के कारण, इन सभी विवादों के कारण इस बिल को विधेयक को अभी रोक दिया गया है तथा नए विधेयक को पास करने के लिए समय दिया गया है, जिसके बाद डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित उपयोग और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए संभावनाएं जताई जा रही है कि नए बिल की तैयार किया जाएगा। भारतीय संस्कृति पर आक्रमण है वोक कल्चर। जब हम वोक कल्चर की बात करते हैं तो वोक शब्द की उत्पत्ति अफ्रीका अमेरिका इंग्लिश से की गई है, जिसका अर्थ है नस्लीय पूर्वाग्रह या भेदभाव। हम देखते हैं किस तरह से अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव हमें देखने के लिए, अपार्थाइड देखने के लिए मिलता था, जिसके लिए नेल्सन मंडेला जी द्वारा और अन्य महत्वपूर्ण पर्सनैलिटियों के द्वारा वहां पर कार्य किए गए और उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। इसी प्रकार की स्थिति हमें अमेरिका में भी देखने के लिए मिलती थी, जहां पर अमेरिकी अफ्रीकियों के साथ भेदभाव किया जाता था। और यह शब्द सामान्य नस्लीय और लैंगिक समूह से संबंधित या एलजीबीटी से संबंधित था, जिसके माध्यम से इसको प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा जब हम देखते हैं किस तरह से नई पीढ़ी पर प्रभाव डालता है, तो हम देखने के लिए मिलता है कि बाद में इसका प्रयोग वामपंथियों और कट्टरपंथियों द्वारा किया जाने लगा, जो कि संवेदनशील अभिव्यक्ति और प्रगति के नाम पर उनको वामपंथियों की धारा के साथ जोड़ते हैं और उनके सांस्कृतिक विचारों को ठोस पहुंचाने में एक बहुत अधिक कार्य करते हैं। जब वोक की बात करते हैं तो संस्कृति की आड़ में यह संस्कृति पर प्रहार माना जाता है कि किस तरह से जब भारत की संस्कृति की बात करते हैं तो यह सभ्यता सार्वभौमिक है, यानी कि यूनिवर्सल है। किस तरह से लचीला और कल्याणकारी कल्चर हमें देखने के लिए मिलता है। वह लचीला है कि जो बदलाव उस समय आवश्यक है वह उसमें करता है और सभी के कल्याणकारी होनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि वासुदेव कुटुंब की सारा विश्व ही परिवार है की भावना हमें भारतीय कल्चर में देखने के लिए मिलती है। वही जब हम दुनिया की सबसे लचीली और प्रगतिशील संस्कृति होने के बावजूद भी वोकिज्म के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। किस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है कि हिंदू संस्कृति या फिर अन्य किसी भी संस्कृति में भारत में होने वाले त्योहार विविधताओं में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण हमें पश्चिमी प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार के प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं, जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से किसी न किसी तरह से पारिवारिक व्यवस्था को में बदलाव और विभिन्न प्रकार के पक्षपाती रूप हमें देखने के लिए मिलता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे परिवारों में हम के मूल दर्शन को दर्शाया गया है, लेकिन जब हम वोकिज्म की बात करते हैं तो हम मैं के मूल दर्शन या मैं के दायित्व के ऊपर अधिक महत्व दिया गया है। तो इसलिए सिर्फ अपने तक ना सोचकर सभी के विषय में सोचना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके लिए अनिवार्य है कि जो प्रगतिशील लचीलापन और वैज्ञानिक भाव हमें भारतीय संस्कृति में देखने के लिए मिलता है, उसके लिए जागरूकता फैलाई जाए। किस तरह से प्राचीन समय में साहित्य हो, वैज्ञानिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर चिकित्सक हो, सभी प्रकार की चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। हम देखते हैं किस तरह से जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट द्वारा किया गया। वही ब्रह्मांड के विभिन्न अ, स्थितियों के बारे में भी हमें पता चलता है। किस तरह से साहित्य में वर्णित यक्ष, यक्षिणी, गंधर्व, किन्नर, मानव, असुर सभी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं शून्य, चक्रावधि और विभिन्न प्रकार के चिकित्सक, शल्य चिकित्सक या फिर जिंक और स्टील को गलाने के तरीके भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अब आज से 300 एडी के आसपास में भी हमें देखने के लिए मिल जाते थे या फिर उससे भी पहले के समय में। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से संस्कृति जो है सार्वभौमिक है और सभी के हित के बारे में बात करने वाली। तो इसलिए अनिवार्य है कि उसको बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक लोगों तक उसके विषय में बात की जाए। क्या भारत में न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी देश के विकास में होने वाली देरी के लिए कारण है? तो हाँ, किस तरह से हम देख सकते हैं कि न्यायिक विलंबन से सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि आर्थिक प्रक्रियाओं में भी कमी देखने के लिए मिलती है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह माना गया कि हर हाल में देरी को न्याय ना मिलने के रूप में ही स्वीकार करना अच्छा है। अगर न्याय देर से मिलता है तो वह न्याय ना मिलने के बराबर ही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं किस तरह से न्यायिक प्रक्रियाओं का अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि 200 अरब डॉलर मूल्य की संपत्ति संबंधित विवादों में फंसी हुई है, जो कि कानूनी खर्च या इसमें कानूनी
शुल्क के अलावा विभिन्न प्रबंध हमें देखने के लिए मिलते हैं। किस तरह से यह देश में होने वाले निवेश और अन्य कंपनियों को लिए भी जोखिम है। इसके साथ साथ यहाँ होने वाली विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण भी हमें देखने के लिए मिलता है कि निवेश को भी कम करती है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कंपनियों पर चलने वाले केसेस सालों साल चलते रहते हैं, जिसकी वजह से व्यक्तियों का उनके ऊपर भरोसा कम होता है। जो निवेश करने वाले होते हैं उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के दबाव पड़ते हैं। इसके अलावा जो कारोबार जोखिम एंटरप्रेन्योरशिप है उसके भी जोखिम का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से निवेश करना या फिर शोध और डिजाइन के विषय में स्टार्टअप आरंभ करना और उसके बारे में सोचना के लिए हमें न्यायिक देरी और एक बदलती हुई विचारधारा देखने के लिए मिलती है। इसके लिए अनिवार्य है कि केसों को पूर्ण रूप से सुना जाए, उन्हें जल्दी हल किया जाए और सम विभाग के मुद्दे जो हमें सबसे अधिक देखने के लिए मिलते हैं उनको भी इसमें पूर्ण रूप से शुरू किया जाए। न्यायिक विलंबन की वजह से सकल जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें 1 से 2% की कमी हमें देखने के लिए मिलती है। उस कमी को किस तरह से भरा जाए, तो क्या क्या बदलाव होने चाहिए, तो हम देख सकते हैं न्यायिक पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो जजों की जो संख्या उनको बढ़ाया जाए, जो रिक्त पद है उनको भरा जाए, अदालत और अधिक अदालतों का निर्माण किया जाए, ढांचे को मजबूत किया जाए, प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जा सके, ताकि आज के समय में जो सुविधाएं होनी चाहिए वह उन सभी को प्रबंध किया जाए। हम देखते हैं 1.4 अरब की आबादी को देखते हुए हर स्तर पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़नी चाहिए, जो कि वर्तमान में केवल 25,000 है, जो कि उससे 2 गुनी या 3 गुनी होनी चाहिए। पुस्तकालय में अदालत अदालती पुस्तकालय में सुनवाई की जरूरत होती है। किस तरह से फास्ट कोर्ट को और अधिक बढ़ाया जा सके, उनके द्वारा जो कानून या फिर जो नियम है उनको पालन किया जा सके, थोड़ा त्वरित बनाया जा सके, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वहां तक पहुंचा जा सके। स्थगन और न्यायाधीश के बदलाव जैसे मामलों के लिए न्यायाधीशों को आवंटित ना करा जा सके, ताकि उनका समय उन सभी कार्यों में ना लगे जो लंबित है और जिनमें होने वाली कई बदलाव सरकार और न्यायपालिका दोनों को मिलकर करनी है। तो इसके लिए न्यायपालिका और सरकार के बीच में समन्वय होना आवश्यक है, तभी इन दोनों को हल किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य और केंद्रीय स्तर पर भी सरकार और न्यायपालिका के बीच में तालमेल होना अनिवार्य है, ताकि जो राज्य में होने वाली समस्या है उनको सुलझाया जा सके। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा सकता है, ताकि जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश है उनके अधीन उन समिति को बनाया जाए, ताकि वह सभी विषयों को पहचान सके और उनके बीच में तालमेल स्थापित कर सके और बदलाव को सुनिश्चित कर सके, ताकि जो निवेश और जीडीपी में योगदान होना चाहिए उसको बढ़ाया जा सके, और कारोबार जोखिमता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो आइडिया है उसको और प्रमोट किया जा सके, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप को और अधिक प्रमोट किया जा सके और एफडीआई और के माध्यम से निवेश की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सके।